नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों, आज फिर से आप सभी के लिए एक दिल दहला देने वाली और सिहरन पैदा कर देने वाली डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप हमारे वीडियो देखकर डरते भी हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप में से बहुत से लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा करने से हमें वीडियो बनाने का मनोबल नहीं मिलता। अगर आप सच में चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही रोमांचक और खौफनाक कहानियां लेकर आते रहें, तो प्लीज हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए आज की डरावनी हवेली की कहानी शुरू करते हैं। बिहार के एक छोटे से कस्बे में एक ऐसी हवेली थी जिसके नाम से ही लोग कांप उठते थे। वह हवेली कस्बे के बिल्कुल किनारे पर घने बागानों और टूटे फूटे पेड़ों के बीच खड़ी थी। चारों ओर फैली वीरानी और हवेली की जर्जर दीवारें मानो किसी पुराने राज को अपने भीतर छुपाए बैठी थीं। दिन में भी वहां अजीब सी खामोशी रहती थी और रात होते ही हवेली से कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी भारी कदमों की आहट, तो कभी जंजीरों के घिसटने की खटर पटर सुनाई देती थी। गांव के लोग कहते थे कि यह हवेली शापित है और यहाँ दशकों पहले जो हुआ था उसकी परछाइयां अब भी जिंदा हैं। कहानी की शुरुआत होती है राहुल और आयुष से, जो दो घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही रोमांच और रहस्य से भरी जगहों की तलाश में रहते थे। गांव के बुजुर्गों की चेतावनी के बावजूद इन दोनों को हवेली का रहस्य जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और लालिमा आकाश को डरावना बना रही थी, राहुल ने आयुष से कहा, भाई, सब कहते हैं हवेली में भूत है, लेकिन मुझे तो ये सिर्फ अंधविश्वास लगता है। चलो आज रात वहां चलते हैं और देखते हैं असलियत क्या है। आयुष थोड़ी देर चुप रहा। उसके मन में डर तो था, लेकिन दोस्ती और रोमांच के आकर्षण ने उसे भी मानने पर मजबूर कर दिया। रात के करीब 11 बजे दोनों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते में सिर्फ झींगुरों की आवाज और सूखी पत्तियों के सरसराने की ध्वनि थी। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंच रहे थे, माहौल और भी भयावह होता जा रहा था। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था, जिस पर जंग लगी जंजीर लटक रही थी। हल्की हवा से दरवाजा चर्र चर्र की आवाज कर रहा था, मानो उन्हें अंदर आने से रोक रहा हो। लेकिन राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया और वे दोनों अंदर कदम रखे। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। टूटी हुई दीवारों पर काई जमी थी, छत से जाले लटक रहे थे और कमरे में बिखरी टूटी फर्नीचर पर धूल की मोटी परत थी। हर कदम पर लगता था कि जैसे कोई उनकी हर हरकत देख रहा हो। अचानक हवेली के बीचों बीच खड़े एक बड़े शीशे में उनकी परछाई हिलती हुई दिखाई दी, जबकि वे दोनों बिल्कुल स्थिर खड़े थे। आयुष ने कांपते हुए राहुल का हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, ये कैसा शीशा है? ये हमारी परछाई क्यों हिल रही है? उस रात राहुल और आयुष को अंदाजा भी नहीं था कि हवेली में प्रवेश करना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। यह तो बस खौफनाक सफर की शुरुआत थी। हवेली में कदम रखते ही राहुल और आयुष के मन में एक अनजाना डर घर कर गया था। बाहर की ठंडी हवा से कहीं ज्यादा डरावना सन्नाटा अंदर था। जैसे ही वे मुख्य हॉल से होकर आगे बढ़े, अचानक टॉर्च की रोशनी एक पुराने पेंटिंग पर पड़ी। उस पेंटिंग में एक औरत थी जिसने लाल बनारसी साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखें सीधी बाहर झांक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसकी निगाहें सीधे राहुल और आयुष पर टिकी हों। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और जोर से निगलते हुए आगे बढ़े। कमरे के कोनों में जाले और धूल थी, लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वह थी सरगोशियाओं। जैसे ही वे हवेली के बीच वाले हिस्से में पहुंचे, उन्हें लगा कि कोई धीमी धीमी आवाज में कुछ फुसफुसा रहा है। शुरुआत में राहुल को लगा कि ये उसकी कल्पना है, लेकिन फिर आयुष ने कांपते हुए कहा, राहुल, ये सुन रहा है तू? कोई और भी है यहाँ? वह आवाज बेहद अस्पष्ट थी, जैसे कोई बहुत पास खड़े होकर धीरे से उनका नाम पुकार रहा हो। राहुल, आयुष। उनके पैरों तले जमीन मानो खिसक गई। वे पीछे मुड़े तो वहां कोई नहीं था।
दीवारों पर हल्की खटखट की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से बंद मुट्ठी से थपथपा रहा हो। राहुल ने अपनी हिम्मत जुटाते हुए कहा, यह सब हवा का खेल है, डर मत। लेकिन उसके चेहरे पर भी पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थीं। जैसे ही वे अगले कमरे में पहुंचे, अचानक खिड़की अपने आप जोर से धड़ाम से बंद हो गई। दोनों उछल पड़े। उसी क्षण कमरे में रखे एक पुराने शीशे पर धुंध जमने लगी और उस पर धीरे धीरे कुछ लिखा जाने लगा। दोनों की सांसें थम गईं, क्योंकि शीशे पर उभरते अक्षरों में साफ लिखा था, यहां से चले जाओ वरना जिंदा नहीं बचोगे। आयुष ने कांपते हुए राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, भाई ये मजाक नहीं है, ये हवेली सचमुच शापित है, चलो यहां से निकल चलते हैं। लेकिन राहुल, जो हमेशा जिद्दी और निडर था, बोला, नहीं, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि यहां सचमुच कुछ है और अब मैं पीछे हटने वाला नहीं। हमें इस रहस्य को जानना ही होगा। दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि हवेली अभी सिर्फ खेल शुरू कर रही थी। सरगोशियां धीरे धीरे तेज होती जा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। राहुल और आयुष सावधानी से हवेली के गहरे हिस्से में बढ़ रहे थे। हवेली इतनी विशाल थी कि हर कदम पर एक नया रहस्य छिपा हुआ लगता। चलते चलते उनकी टॉर्च की रोशनी एक लंबे गलियारे पर पड़ी, जहां अंत में एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजा आधा टूटा हुआ और सड़ चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पर एक भारी भरकम लोहे की जंजीर लटकी हुई थी, जैसे उसे जबरदस्ती बंद किया गया हो। दरवाजे के ऊपर धूल से ढकी तख्ती पर कुछ उकेरा हुआ था, कभी मत खोलना। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आयुष के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, राहुल, ये दरवाजा वैसे ही बंद नहीं किया गया है, यहां कुछ बहुत खतरनाक बंद है, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन राहुल की आंखों में जिज्ञासा और जिद दोनों साफ झलक रहे थे। उसने टॉर्च दरवाजे पर डाली और धीरे धीरे जंजीर हटाने लगा। उसी वक्त अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और गलियारे की सारी खिड़कियां जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो हवेली खुद उन्हें रोक रही हो। जैसे ही दरवाजा चरमराते हुए खुला, अंदर का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। कमरे की दीवारों और फर्श पर गहरे खून के धब्बे फैले हुए थे। खून इतना पुराना था कि उसका रंग काला पड़ चुका था, लेकिन उसकी गंध अब भी हवा में घुली हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई चारपाई रखी थी और उसके पास एक औरत के पैरों की पुरानी पायल पड़ी हुई थी। आयुष के गले से एक धीमी चीख निकली, राहुल, ये जगह किसी की मौत का गवाह है। राहुल ने पायल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसे छूने लगीं, अचानक कमरे में तेज चीख गूंज उठी। ऐसा लगा मानो किसी औरत की आत्मा अब भी उस कमरे में कैद हो और उनकी मौजूदगी से क्रोधित हो गई हो। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी अचानक टिमटिमाने लगी। उसी धुंधली रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून से किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा हुआ था। शब्द साफ थे, मेरा बदला अधूरा है। दोनों दोस्तों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आयुष ने रोते हुए कहा, राहुल, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, ये जगह शापित है। लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। वे अब उस बंद कमरे में फंस चुके थे और ऐसा लग रहा था मानो हवेली ने उन्हें हमेशा के लिए निगल लिया। कमरे का दरवाजा जैसे ही अपने आप बंद हुआ, अंदर का माहौल और भी भयावह हो गया। टॉर्च की रोशनी टिमटिमा रही थी और दोनों दोस्तों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से जकड़ रखा हो। तभी अचानक आयुष ने कांपती आवाज में कहा, राहुल, देख, वो साया दीवार पर हिल रहा है, लेकिन हमारे पीछे तो कोई नहीं है। राहुल ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी आंखें फैल गईं। दीवार पर एक लंबा सा साया हिल रहा था। उसके बाल बहुत बड़े थे और उसकी शक्ल इंसानी लग रही थी, लेकिन आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। दोनों को लगा जैसे वह अदृश्य औरत कमरे में ही मौजूद है। धीरे धीरे पायल की छन छन की आवाज भी गूंजने लगी। साया कभी दीवार पर, कभी छत पर और कभी उनके बिल्कुल पास नजर आने लगा। आयुष डर के मारे जमीन पर बैठ गया और रोने लगा।
उसकी रूह कांप रही थी। उसने कहा, ये आत्मा हमसे खेल रही है राहुल, ये हमें छोड़ने वाली नहीं है। तभी अचानक चारपाई अपने आप हिलने लगी, पायल उठकर हवा में तैरने लगी और तेज आवाज में कमरे की दीवारें गूंजने लगीं। राहुल ने देखा कि दीवार पर खून से लिखा हुआ संदेश धीरे धीरे मिटने लगा और उसकी जगह नए शब्द उभर आए, तुमसे भी बदला लूंगी। कमरे का तापमान इतना गिर गया कि उनकी सांसें धुएं की तरह दिखाई देने लगी। अचानक किसी ने राहुल का कंधा बहुत जोर से पकड़ लिया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बर्फ सा ठंडा हाथ उसके शरीर को दबा रहा है। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन पर किसी के नाखूनों के निशान उभर आए थे। आयुष चीख पड़ा और दरवाजा पीटने लगा, हमें छोड़ दो, हमें यहां से जाने दो। लेकिन तभी दरवाजा धीरे धीरे खुद खुलने लगा। अंधेरे गलियारे से बाहर झांकती काली परछाई खड़ी थी। उसकी हंसी पूरे हवेली में गूंज उठी। दोनों दोस्त अब समझ चुके थे कि वो सिर्फ एक भूतिया कमरे में नहीं, बल्कि पूरी हवेली के श्राप में फंस चुके हैं। बाहर निकलने का रास्ता अब उन्हें और भी गहरे अंधेरे की ओर खींच रहा था। दरवाजा खुलते ही हवेली का अंधेरा गलियारा सामने था। दोनों दोस्तों के कदम कांप रहे थे, लेकिन पीछे कमरे में जो खौफनाक साया मंडरा रहा था उसने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। टॉर्च की हल्की रोशनी दीवारों पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उन दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। कहीं खून से हाथों के निशान, कहीं टेढ़े मेढ़े चेहरे और कहीं अधूरे वाक्य जिनमें सिर्फ चीखों की झलक थी। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक भारी दरवाजा नजर आया जो आधा टूटा हुआ था और नीचे की ओर उतरती सीढ़ियां दिख रही थीं। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, नीचे से ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें सीलन, गंध और सड़ांध का मिश्रण था। ऐसा लग रहा था मानो कोई तहखाना सदियों से बंद पड़ा हो। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, ये तहखाना होगा, शायद यही इस हवेली का सबसे पुराना हिस्सा है। सीढ़ियां उतरते उतरते उनका दिल धड़कनों से बाहर आने को था। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि तहखाना बहुत बड़ा था और दीवारों पर पुराने दीपक टंगे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि उन दीपकों में हल्की लौ अब भी टिमटिमा रही थी, जबकि यहां कोई इंसान नहीं था। जमीन पर बिखरे पुराने खिलौने, टूटी गुड़ियां, लोहे की जंजीरें और धूल में दबे हड्डियों के टुकड़े पड़े थे। अचानक आयुष की नजर एक बड़ी लोहे की पेटी पर पड़ी। उसने हाथ लगाया तो पेटी अपने आप खुल गई। अंदर से काले कपड़े का फटा हुआ जोड़ा, टूटी हुई चूड़ियां और खून से सनी चुनरी निकली। तभी हवेली में वही औरत की आवाज गूंज उठी, मेरी आखिरी रात इसी तहखाने में बीती थी। दोनों डर से पीछे हट गए। आवाज गूंजती रही मानो किसी ने उस तहखाने को अपनी पीड़ा का गवाह बना दिया हो। दीवार पर अचानक से परछाई बनने लगी और उसमें वही औरत दिखाई दी, सफेद कपड़े में, चेहरे पर लहूलुहान निशान और आंखों में जलती हुई नफरत। उसने हाथ फैलाकर कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब यह तहखाना तुम्हारी आखिरी मंजिल बनेगा। तभी तहखाने के बीचों बीच जमीन हिलने लगी। मिट्टी के ढेर से एक एक करके कंकाल बाहर निकलने लगे। उनकी आंखों के खोखले गड्ढों से लाल रोशनी चमक रही थी। राहुल और आयुष चिल्लाते हुए भागने लगे, लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब वो दोनों सिर्फ एक ही बात सोच रहे थे, अगर तहखाने से बाहर निकलना है तो इस औरत की कहानी और उसके श्राप का सच जानना होगा। तहखाने में अंधेरा और डर हर पल गहरा होता जा रहा था। राहुल और आयुष बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारी लकड़ी का दरवाजा मानो पत्थर का बना हो, हिल तक नहीं रहा था। उनके चारों तरफ खोपड़ियां और कंकाल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे और उन सब की आंखों में वही लाल जलती हुई आग थी। तभी अचानक वह औरत की परछाई फिर सामने आई। उसकी कराहती आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी, तुम इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते जब तक मेरी अधूरी कहानी पूरी न हो। राहुल ने कांपते हुए पूछा, कौन थी तुम? क्यों इस हवेली को अपनी कैद बना रखा है? औरत की परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। अब उसका पूरा चेहरा दिख रहा था। कभी बेहद खूबसूरत रही औरत का चेहरा अब खून से सना हुआ था। आंखों के नीचे काले गड्ढे और बाल अस्त व्यस्त।
उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसमें गुस्से की आग भी झलक रही थी। उसने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरा नाम अमृता था। यह हवेली मेरे पति ने मुझे तोहफे में दी थी, लेकिन इस हवेली ने मेरी मौत देखी। जिस रात मेरी शादी हुई थी, उसी रात मुझे धोखे से इस तहखाने में उतारा गया। मेरे पति और उसके परिवार ने लालच में आकर मुझे झड़ दिया और मेरी लाश को इसी तहखाने की मिट्टी में दफना दिया। मेरे चीखने की आवाज आज तक इन दीवारों में गूंजती है। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है, क्योंकि मेरा खून बेवजह बहाया गया था। ये सुनकर राहुल और आयुष दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अमृता की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने आगे कहा, जो भी इस हवेली में आता है वह मेरे दर्द को महसूस करता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी सबको पता चले, ताकि मेरा श्राप टूटे और मुझे मुक्ति मिले। लेकिन अगर कोई मेरी बात सुने बिना भागने की कोशिश करता है, तो ये तहखाना उसकी कब्रगाह बन जाता है। कंकाल अब वहीं रुक गए थे, मानो औरत की आज्ञा का इंतजार कर रहे हों। तहखाने में सन्नाटा छा गया। राहुल और आयुष के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उन्हें उस औरत की पूरी सच्चाई सुननी ही थी। आयुष ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हें मुक्ति दिलाने में। बस हमें सच बता दो कि ये श्राप कैसे खत्म होगा। अमृता ने अपनी खून भरी हथेली उठाई और दीवार की ओर इशारा किया। वहां खून से लिखा हुआ एक शिलालेख उभर आया, जब तक मेरे कातिल की हड्डियां इस हवेली में जलाकर राख नहीं की जाती, तब तक मेरी आत्मा इस धरती पर भटकती रहेगी। ये सुनते ही तहखाने की जमीन फिर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो हवेली खुद उन्हें एक नए डरावने सच की ओर खींच रही हो। तहखाने में खून से लिखा शिलालेख पढ़ते ही राहुल और आयुष की सांसें तेज हो गईं। अब उन्हें समझ आ गया था कि हवेली से निकलने का रास्ता सिर्फ अमृता की आत्मा को मुक्ति दिलाना है। लेकिन सवाल ये था कि उसके कातिल की हड्डियां कहाँ मिलेंगी। अमृता की आत्मा ने भारी आवाज में कहा, मेरे पति और उसके परिवार ने मुझे मारा था। मेरे पति की मौत भी जल्द ही उसी हवेली में हुई। उसकी हड्डियां इस हवेली की दीवारों में छुपा दी गई थीं, ताकि कोई सच जान न पाए। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो, तो इन हड्डियों को ढूंढकर पवित्र अग्नि में भस्म करो। इतना कहकर अमृता की परछाई धीरे धीरे धुंध में बदल गई और गायब हो गई। तहखाना फिर से अंधेरे में डूब गया, लेकिन अब कंकाल हिलना बंद कर चुके थे, मानो वे भी अमृता की कहानी पूरी होने का इंतजार कर रहे हों। राहुल ने कांपते हुए कहा, यार, अगर ये सच है तो हमें उसकी हड्डियां ढूंढनी ही होंगी, वरना हम भी इस हवेली से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आयुष ने टॉर्च निकाली और दोनों ने तहखाने से बाहर जाने की कोशिश की। चमत्कारिक रूप से इस बार भारी दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। दोनों दोस्त सीढ़ियां चढ़कर हवेली के अंदर पहुंचे। हवेली अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। हवा में सड़ांध और दीवारों से आती कराहने की आवाजें। वे दोनों हवेली के हर कोने में खोजबीन करने लगे। हर कमरे की दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। एक जगह दीवार पर ताजा खून जैसा लाल धब्बा दिखाई दिया। राहुल ने पास जाकर उस दीवार को थपथपाया तो भीतर से खोखली आवाज आई। आयुष ने कहा, यही जगह है, शायद हड्डियां यहीं छुपाई गई हों। दोनों ने मिलकर दीवार को तोड़ना शुरू किया। जैसे ही ईंटें गिरने लगीं, भीतर से सड़े हुए कपड़े और हड्डियों का ढेर बाहर निकल पड़ा। उस ढेर से भयानक बदबू उठी और दीवार से खून टपकने लगा। अचानक उसी पल हवेली की खिड़कियां तेजी से बंद हो गईं और पूरा घर गूंज उठा। मत छुओ उन्हें, ये तुम्हारी मौत की वजह बन जाएंगे। आवाज इतनी डरावनी थी कि दोनों जमीन पर गिर पड़े, लेकिन राहुल ने हिम्मत जुटाई और हड्डियों को उठाकर पास रखे पुराने लोहे के अलावा में डालने लगा। हड्डियां जलते ही आग अचानक नीली हो गई और हवेली की दीवारें चीखने लगीं। अमृता की आत्मा फिर से प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय शांति झलक रही थी। उसने कहा, तुम दोनों ने वो किया जो कोई और नहीं कर पाया। अगर ये अग्नि पूरी तरह जल गई तो मेरा श्राप टूट जाएगा और मैं इस हवेली से मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन तभी अचानक हवेली की नींव हिलने लगी, मानो कोई और ताकत उन्हें रोकना चाहती हो।
ऐसा लग रहा था कि हवेली खुद उन हड्डियों को जलने नहीं देगी। हड्डियां अलाव में जल रही थीं और नीली लपटें आसमान छू रही थीं। हवेली की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं, मानो सदियों का गुस्सा एक साथ फट पड़ा हो। खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थीं। झूमर नीचे गिरकर जमीन पर टुकड़ों में बिखर गया। हर कोने से कराहने और चीखने की आवाजें आने लगीं। राहुल और आयुष समझ गए कि हवेली उन्हें ये काम पूरा करने से रोकना चाहती है। अचानक हवेली के मुख्य दरवाजे से काली धुंध का एक भयानक रूप उभर आया। वो वही दुष्ट आत्मा थी, अमृता का निर्दयी पति, जिसने उसे मारा था। उसकी आंखें जलती अंगारों जैसी लाल थीं और उसकी आवाज गूंज उठी, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। ये हवेली मेरी है और जो भी मेरे राज को खोलने की कोशिश करेगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आयुष डर से कांपते हुए पीछे हट गया, लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए जलती हुई लकड़ी उठाई और कहा, तेरा समय खत्म हो गया। अब ये हवेली तेरी नहीं, अमृता की आत्मा की है। आज उसका श्राप टूटेगा। दुष्ट आत्मा गुस्से से दहाड़ा और हवा का तेज झोंका उठा। अलाव की आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे ढक लिया हो, लपटें और भी तेज हो गईं। अमृता की आत्मा प्रकट होकर उनके सामने खड़ी हो गई। इस बार उसके चारों ओर सफेद चमक थी। उसने कहा, तुमने बहुत पाप किए और अब तुम्हें इसी आग में जलना होगा। अचानक वो आत्मा अमृता के पति की ओर लपकी। दोनों के बीच भयानक टकराव हुआ। पूरी हवेली दहल उठी। झूमर, खिड़कियां, दरवाजे सब जैसे जिंदा होकर दहाड़ने लगे। राहुल और आयुष एक कोने में छिपकर ये सब देख रहे थे। दुष्ट आत्मा ने आखिरी बार दहाड़ मारते हुए आग को रोकने की कोशिश की, लेकिन अमृता की आत्मा ने उसे पकड़कर अलाव में धकेल दिया। अलाव से उठती नीली लपटें अचानक सुनहरी रोशनी में बदल गईं। हवेली की दीवारों से खून बहना बंद हो गया और कराहने की आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। अमृता की आत्मा ने मुस्कुराकर राहुल और आयुष की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, तुम दोनों का धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। इतना कहकर उसकी आत्मा रोशनी की किरणों में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। हवेली में अचानक सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो सदियों बाद ये हवेली शांति में डूबी हो। लेकिन जैसे ही दोनों दोस्त बाहर निकलने लगे, हवेली के पीछे से एक ठंडी हवा चली और किसी ने फुसफुसाया, ये तो बस शुरुआत थी। हवेली में अमृता की आत्मा को मुक्त करने के बाद राहुल और आयुष ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिल की गहराइयों में अब भी बेचैनी थी। जैसे जैसे वो हवेली से बाहर जाने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ अधूरा है। हवेली शांत तो हो चुकी थी, मगर उसकी दीवारों में अब भी एक अजीब सी थरथराहट गूंज रही थी। बाहर निकलते ही हवेली के टूटे हुए दरवाजे के पास उन्हें एक पुराना धूल से भरा हुआ बक्सा दिखाई दिया। वो बक्सा आधा जमीन में दबा था, जैसे सदियों से किसी ने उसे छिपाकर रखा हो। आयुष ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर से एक लाल रंग की डायरी और कुछ पुराने गहने मिले। डायरी को खोलते ही धूल का गुब्बार उठा और एक सड़ी गली गंध हवा में फैल गई। डायरी में अमृता की ही लिखावट थी। उसमें दर्ज था कि कैसे उसका पति काले जादू में लिप्त था और हवेली को हमेशा के लिए अपने वश में करना चाहता था। उसने न सिर्फ अमृता की हत्या की थी, बल्कि हवेली की नींव के नीचे काले तंत्र की विधियां करके कई और आत्माओं को भी बांध दिया था। इसका मतलब था अमृता तो मुक्त हो गई, लेकिन हवेली अब भी पूरी तरह श्राप मुक्त नहीं हुई थी। राहुल ने पन्ने पलटते हुए पढ़ा, मेरे पति ने हवेली के तहखाने में एक गुप्त कमरा बनाया है। उस कमरे में उसने आत्माओं को बांधने का सबसे बड़ा तंत्र किया है। जब तक वो नष्ट नहीं होगा, हवेली कभी भी शांत नहीं होगी। ये पढ़कर दोनों दोस्तों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यानी असली रहस्य तो हवेली के तहखाने में छिपा था। अमृता की आत्मा मुक्त तो हो चुकी थी, मगर बाकी की आत्माएं अब भी वहां कैद थीं। अचानक हवेली की खिड़कियां फिर से जोर जोर से हिलने लगीं, मानो हवेली खुद उन्हें उस कमरे की ओर बुला रही हो। हवा इतनी ठंडी हो गई कि उनकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगीं। आयुष डरते हुए बोला, राहुल, लगता है ये हवेली हमें छोड़ना नहीं चाहती। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
नहीं आयुष, अब हमें पीछे हटने का हक नहीं है। हमें उस तहखाने का सच जानना ही होगा, वरना ये हवेली और भी भयानक बन जाएगी। दोनों ने टॉर्च संभाली और हवेली के अंधेरे गलियारे की ओर कदम बढ़ाए। उनकी टॉर्च की रोशनी झूमरों के टूटे हुए कांच पर पड़ रही थी, जो ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी की आंखें उन्हें घूर रही हों। सीढ़ियां उतरते हुए उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, किसी बच्चे के रोने की, किसी औरत की चीख की और जंजीरों के घिसटने की। आयुष ने कांपते हुए राहुल का हाथ पकड़ लिया। तहखाने का दरवाजा भारी और लोहे का था, जिस पर खून जैसे धब्बे जमे हुए थे। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा चरमराया, ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला और उनके कानों में एक चीख गूंज उठी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तहखाने का दरवाजा खुलते ही राहुल और आयुष की टॉर्च की रोशनी घुप अंधेरे को चीरते हुए अंदर पहुंची। सामने लंबा और ठंडा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर अजीब सी लाल चिन्ह बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से तांत्रिक मंत्र लिख रखे हों। हवा भारी और दम घोंटने वाली थी। हर कदम पर फर्श से कराहने की आवाज आती, जैसे खुद हवेली जीवित हो। धीरे धीरे दोनों दोस्त अंदर बढ़े। गलियारे के अंत में एक विशाल कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक काला घेरा बना था, जिसके अंदर दर्जनों खोपड़ियां और जली हुई हड्डियां बिखरी हुई थीं। उन पर अब भी राख और खून के निशान मौजूद थे। राहुल ने कांपते हुए कहा, ये वही जगह है जहां अमृता के पति ने काला तंत्र किया होगा। अचानक कमरे की दीवारें थरथराने लगीं। उनके सामने धुएं का एक भयानक चेहरा बनने लगा। वह अमृता का पति था, उसकी काली आत्मा, जो अब भी हवेली पर राज कर रही थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। तुमने मेरी रानी को मुक्त कर दिया, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। आवाज इतनी भयानक थी कि आयुष जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों से खून निकलने लगा। राहुल ने हिम्मत बटोरते हुए अमृता की डायरी निकाली और उसमें लिखा आखिरी मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र की गूंज कमरे में फैली, तांत्रिक का चेहरा दर्द से चिल्लाने लगा। काले घेरे से अचानक आग उठी और अंदर बंधी हुई आत्माएं चीखते हुए मुक्त होने लगीं। कमरे का पूरा वातावरण हिलने लगा। हवेली की दीवारें टूटने लगीं, छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद नष्ट हो रही हो। तांत्रिक की आत्मा आग में घिरकर भयानक चीत्कार करने लगी, नहीं, ये हवेली मेरी है, हमेशा मेरी रहेगी। लेकिन जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, वह धुएं के गुब्बार में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गया। हवेली पूरी तरह शांत हो चुकी थी। चारों ओर फैले अंधेरे में अब हल्की सी रोशनी झलक रही थी। मुक्त हुई आत्माओं की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। धन्यवाद, हमें शांति मिल गई। राहुल और आयुष हांफते हुए तहखाने से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने हवेली का मुख्य दरवाजा पार किया, सुबह की पहली किरणें आसमान पर फैल रही थीं। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, मगर उसके भीतर की आत्माएं आखिरकार आजाद हो चुकी थीं। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और गहरी सांस ली। उनके दिलों में डर अब भी था, मगर एक सुकून भी था कि उन्होंने एक भयानक श्राप से लोगों को बचा लिया। लेकिन जब वो लौटने लगे तो हवेली की टूटी हुई खिड़की से एक धीमी फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी। क्या तुम सच में सोचते हो सब खत्म हो गया है? तो दोस्तों, ये थी भूतिया हवेली की डरावनी और रहस्यमयी कहानी। उम्मीद है आपने इस कहानी का रोमांच और डर दोनों महसूस किया होगा। पसंद आई हो तो हमें जरूर बताइए। लेकिन दोस्तों, आप हमारी कहानियां देखते हैं, डरते हैं, मजा भी लेते हैं, फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी डरावनी कहानियां लाने की हिम्मत और मोटिवेशन देता है। तो देर किस बात की, अभी जाकर गुलशान हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हम आपके लिए ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां रोज लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपके पीछे खड़ा हो। सब्सक्राइब करें गुलशन हॉरर स्टोरी।